अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन है टॉर्क। सबसे पहले टॉर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉर्क को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। यानी अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं और उसके फोर्स के अमल करने की वजह से उस वो बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है, तो उसमें टॉर्क पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्पैनर की मदद से नट को खोल रहे हैं, तो आप स्पैनर पर फोर्स लगाते हैं उसके हैंडल पर, और नट में क्या पैदा हो रही होती है, रोटेशन पैदा हो रही होती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा होता है फोर्स का। इसी चीज़ को जो है वो आपने टॉर्क का नाम दे दिया है। अ, इस तरह से भी टॉर्क को डिफाइन किया जा सकता है कि टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। नंबर वन, पोजीशन वेक्टर of from the axis of rotation to the point of application of the force। यानी जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और नेट फोर्स जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट ले लें तो वो भी टॉर्क के इक्वल होगा। इस डेफिनेशन को मज़ीद भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर का और नेट फोर्स का। नेक्स्ट, इसकी जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाय एफ। इसमें एल जो है ये मूवमेंट आर्म को जाहिर कर रहा है, जबकि एफ जो है वो फोर्स को जाहिर कर रहा है। अगर आप बात करें एसआई यूनिट की, तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर होता है, लिहाजा टॉर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। और अगर आप डायमेंशंस के लिहाज से बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, और मोमेंट आर्म की डायमेंशन होगी एल। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल डायमेंशन आएगी टॉर्क की वो होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जो एल है एल की पावर वन और एल की पावर वन, तो वो एल स्क्वायर हो जाएगा। सो टॉर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर और इसकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देख लेते हैं कि टॉर्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टॉर्क बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखिए बेसिकली टर्निंग इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, फोर्स की वजह से। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और टर्निंग इफेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से टॉर्क भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर। दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। अब अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, और मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा। इसको डेमोन्स्ट्रेशन से भी देख लेते हैं। देखिए आप एक नट को खोलने के लिए एक स्पैनर की मदद से फोर्स लगा रहे हैं। ये जो लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। यहाँ आप रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप मोमेंट आर्म कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आप देखें कि जो टर्न करना है वो आसान है, लेकिन अगर आप स्पैनर ज़्यादा लेंथ का ले लेते हैं तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, और मोमेंट आर्म के ज़्यादा होने की वजह से टर्निंग इफेक्ट भी जो है वो ज़्यादा होगा, यानी नट को खोलना ज़्यादा आसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क फिर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, दोनों को आप जब बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में होता क्या है कि टॉर्क भी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा जी, अब हम टॉर्क की बात करेंगे इन अ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे और उसका कोई एक पॉइंट जो है उस पर फोर्स अप्लाई करके टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और उसका टॉर्क मालूम करेंगे। इससे पहले कि हम उस पार्टिकल का, उस पॉइंट का जो है वो टॉर्क मालूम करें, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं रिजिड बॉडी के हवाले से।
9th में चैप्टर नंबर 4 में आपने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था कि रिजिड बॉडी बहुत से पार्टिकल्स के मिलने से बनता है और इसके पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि अगर आप इन पर फोर्स या फोर्सेस लगाएं तो वो डिस्प्लेस नहीं होते, यानी अपनी जगह नहीं छोड़ते। अब बेटा देखिए, ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत से पार्टिकल्स होंगे, उनमें से एक पार्टिकल को आपने पॉइंट पी के तौर पर कंसिडर किया है। उस पॉइंट पी का आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है आर, अपने ओरिजिन के लिहाज से या पिवट के लिहाज से। अब जब आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आ गया आर, तो आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब आपके पास बच्चे पॉइंट भी आ गया है जिसका आपने टॉर्क मालूम करना है, और वो फोर्स भी आ गई है जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमने अपनी जो फोर्स है उसको उसकी रेजोल्यूशन करनी है, यानी उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, हमने प्लेन में दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट आप जानते हैं एफ एफ कॉस थीटा के बराबर होगा, और वाई कंपोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है जी। अगर मैं इनको मजीद हाईलाइट कर दूं तो ये एक्स कंपोनेंट है और ये बच्चे क्या है, वाई कंपोनेंट है। ठीक है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि टॉर्क किस कंपोनेंट की वजह से पैदा होगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर किसी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट से गुजर रही हो तो उसकी वजह से टॉर्क पैदा नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट से गुजर रही हो तो उसकी वजह से कोई टॉर्क पैदा नहीं होता। अब आप देखें, अगर आपके पास दो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, तो इसमें से जो एफ कॉस थीटा है इसकी अगर आप पैरेलल देखें नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो ये वाली जो लाइन है यानी एफ कॉस थीटा की, ये गुजरेगी पिवट से। पिवट से गुजरेगी तो इसकी वजह से कोई टॉर्क जो है वो पैदा नहीं होगा। ये एफ कॉस थीटा है, इसके पैरेलल में ये लाइन है जो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। अब ये वाली जो लाइन है अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इस पॉइंट पिवट से गुजरेगी, और पिवट से गुजरने की वजह से इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि टॉर्क जो है वो फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से होगा, एफ साइन थीटा की वजह से होगा। फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फोर्स के वाई कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा इंटू आर, और वो बराबर होगा आर एफ साइन थीटा के। अभी आपने फोर्स को रिजॉल्व किया था और टॉर्क मालूम किया। एक और तरीका भी होता है टॉर्क मालूम करने का, और वो ये है कि आप जो पोजीशन वेक्टर आर है उसको आप रिजॉल्व कर लें। मिसाल के तौर पर उसी डायग्राम को अगर हम दोबारा कंसीडर करें तो आप देखिए इसमें चेंज क्या है कि आपने इस पोजीशन वेक्टर आर को रिजॉल्व किया है। ये आपके पास आर कॉस थीटा होगा और ये जो है वो आर साइन थीटा होगा। अगेन जो आर कॉस थीटा है जिसको मैंने रेड लाइन से हाईलाइट भी कर दिया है, ये कहाँ से गुजर रहा है, पिवट से गुजर रहा है, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा प्रोड्यूस, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, आर साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो अगेन आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू एफ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अब देखिए दोनों फार्मूलाज में आपने देख लिया कि साइन थीटा ही आ रहा है और ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपने इसका जनरल फार्मूला लिख दिया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी टॉर्क जो है ये आर और एफ का वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अगर आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करके लिखें तो वो होगा आर इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन हैट। अब ये एन हैट क्या है, ये एन हैट टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा, और टॉर्क की डायरेक्शन को बताने के लिए आप
राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क एज एनालॉगस ऑफ फोर्स। फोर्स जो है जो काम वो लीनियर मोशन में करती है, टॉर्क बिल्कुल वही काम एंगुलर मोशन में कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर फोर्स की वजह से बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जबकि टॉर्क की वजह से बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होगी और बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होगी और बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो एनालॉगस ऑफ फोर्स है, यानी लीनियर मोशन में जो काम हम फोर्स से ले रहे होते हैं, एंगुलर मोशन में वो सारे के सारे काम हम टॉर्क से ले रहे होते हैं। शुक्रिया।